नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे सर्वदलीय बैठक की। सर्वदलीय बैठक उस मुद्दे पर हुई है जिस पर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे थे। अब उसी मुद्दे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों से कहा कि हमें आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि 27% ओबीसी को आरक्षण दिलाना सरकार भी चाहती है, विपक्ष भी चाहता है, ओबीसी महासभा भी चाहती है। तो फिर दिक्कत क्या है? कांग्रेस ने कहा हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सवाल यह उठा कि हम अलग अलग लड़ाई कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं? हमारे वकील कुछ कहते हैं, आपके वकील कुछ कहते हैं, ओबीसी महासभा के वकील कुछ कहते हैं। आओ इस जंग को एक साथ लड़ें, कानूनी तौर पर भी और जो प्रशासनिक तौर पर हो सकता है उस पर भी। सभी दलों ने बाकायदा इस पर सहमति जताई और यह तय हो गया कि 10 सितंबर से पहले सभी दल अपने अपने वकीलों से बात करेंगे, बात करके कोई एक ऐसा रास्ता तय करेंगे जिसमें सभी लोग एक साथ आकर के एक ही बात एक ही फोरम पर यानी कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रख सकें। आपको बता दें कि 22 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में, 22 सितंबर से माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे सुनवाई होनी है। अब डे टू डे सुनवाई का मतलब यह है कि कोर्ट रोज सुनेगा भाई कहां इसको लेकर जाना है, क्योंकि यह सालों का मसला है। 6 साल से तो सिर्फ एमपी में लटका है, कई राज्यों में यह 10-10 साल से लटका था। क्लब सारी की सारी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने क्लब किया है और क्लब करने के बाद कहा है कि अब हम इसे रोजाना सुनवाई इस पर करके इसका निराकरण तक इसे पहुंचाते हैं। मामला यह है कि 27% आरक्षण ओबीसी को कमलनाथ सरकार ने दिया था। दिक्कत यह हुई कि टोटल आरक्षण 50% की सीमा से ज्यादा हो गया। इंदिरा साहनी का जजमेंट कहता है कि आरक्षण किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बिना पर यह मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में अटकते 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 6 साल बीत गए। हजारों ओबीसी वर्ग के लोगों के परीक्षा हो चुकी है, वो पास कर चुके हैं, उनका रिजल्ट रोक दिया गया है 13% रिजल्ट को, क्योंकि 14% ओबीसी आरक्षण पहले था, 13% बढ़ाया था। इसे रोक के सरकार ने रखा है और कहा है कि जब कोर्ट का फैसला आएगा तो आप लोगों को एक साथ नौकरी दे देंगे। तो कुल मिलाकर के प्रदेश के युवाओं का भविष्य का जो सवाल है वो भी अब सुलझेगा क्या, और इस पर क्रेडिट की भी होड़ हो रही है। उमंग सिंघार कह रहे हैं कि हमारे बनाए घर में बीजेपी नारियल फोड़ना चाहती है, यानी क्रेडिट की लड़ाई अब भी जारी है। तो क्या वाकई में बन जाएगी सर्वदलीय बैठक से 27% ओबीसी आरक्षण की बात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनिए कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक के बाद क्या कहा है। हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले, क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बच्चे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। तो सीएम मोहन यादव ने साफ तौर पर कहा, हर चीज में उन्होंने सभी दलों को क्रेडिट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे मामले को फिर से एक बार सियासी एंगल दे दिया है और कहा है कि ये हमारी जीत है, हमारे बनाए घर में बीजेपी नारियल फोड़ना चाह रही थी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा, सुनिए। तो मुख्यमंत्री जी, ये मैं कह सकता हूं कि जैसे गृह प्रवेश होता है, तो 5 साल पहले से जो कांग्रेस ने घर बनाया 27% आरक्षण के लिए, उसका आज इन्होंने नारियल फोड़ के गृह प्रवेश किया 5 साल के बाद। तो करना था तो 28 की बैठक तो क्यों, जैसे हमने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी अध्यक्ष जी हम लोगों ने, कि आपको तो उसी दिन ऐलान कर देना था कि हम देना चाहते हैं। तो ये सिर्फ श्रेय की लड़ाई है, होड़ की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि जब किसी
विकास या समाज या किसी के अधिकार की बात होती है तो उसमें राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए। सवाल क्या है? आज हमारे सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रहे। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष सरकार साथ सीएम मोहन यादव ने सभी दलों से की बात। कोर्ट में सभी दल एक साथ करेंगे आरक्षण की पैरवी। लाखों ओबीसी युवाओं को जल्द नौकरी मिलेगी। कांग्रेस बोली हमारे बनाए घर में नारियल फोड़ श्रेय ले रहे। बीजेपी बोली हम हमेशा से जनता के और ओबीसी के साथ रहे। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ। जनहित के लिए सरकार और विपक्ष आए एक साथ, ये भी बड़ी चीज है। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े हैं। सीधे रुक कर लेता हूं, तारुफ करा रहा हूं अपने मेहमानों का आपसे। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित चौरसिया जी जुड़े हैं। अमित जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और डॉक्टर के.एस. तोमर संस्थापक अध्यक्ष हैं सपाक्स के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं अमित जी आपके पास आ जाता हूं। अमित जी देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा था और ऐसे लोकतंत्र में बहुत कम दिन देखने को मिलते हैं जब हम देखते हैं कि जनहित के मुद्दों पर एक दूसरे को हमेशा हाशिए पर ले जाने वाली दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठते हैं, और न सिर्फ बैठते हैं बल्कि संकल्प पारित करते हैं, एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत सकारात्मक दिन देखने को हमें मिला है। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं कि उमंग सिंघार साहब ने बयान फिर वही दे दिया कि देखिए क्रेडिट तो लेना चाह रही है बीजेपी। तो सर ये क्या चक्कर है? मतलब एक तरफ आप उनके साथ भी हैं और एक तरफ फिर उन पर आरोप भी लगा रहे हैं। जी अभिलाष जी, बहुत बहुत नमस्कार। और जैसे कि हम लगातार ओबीसी और आरक्षण में प्रमोशन को लेके संवाद करते आ रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बहुत देर कर दी हजूर आते आते। चारों तरफ से जब आप घिरा गए, एक के बाद एक आपके निर्णय जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में भी गलत साबित हुए। आप बराबर पक्ष नहीं रख पाए, जनता को लगातार भ्रमित करने का काम किया। आरक्षण में प्रमोशन की बात हो या पिछड़ा वर्ग में आरक्षण 27% लागू करने की बात हो, 87-13 का फार्मूला को निरस्त करने की बात हो, सभी जगह आरएसएस का इतना दबाव था मुख्यमंत्री जी पर। लेकिन कहते हैं ना, गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है, गणेश जी ने सद्बुद्धि दी मोहन यादव जी को, उन्हें आभास कराया कि वो एक पिछड़े वर्ग की बिरादरी से आते हैं, पिछड़े वर्ग के नेता हैं। तो कम से कम वो पिछड़ा वर्ग जो मध्य प्रदेश की 60% आबादी, जो पिछड़ा वर्ग जिसको समावेशी विकास के साथ में सामाजिक न्याय की दरकार थी, उसको लेकर आज उन्होंने एक निर्णायक पहल करी, सभी को बुलाया। हम तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये बैठक उन्हें 3 वर्ष पूर्व ही बुला लेना चाहिए थी। ये बैठक शिवराज सिंह चौहान जी को बुला लेना चाहिए थी अगर उनकी नीयत और मंशा स्पष्ट थी। चलिए, कमलनाथ जी ने अध्यादेश लाए, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को, उस समय जो विपक्ष में थे सबको बुलाया, अध्यादेश बाकायदा पारित किया गया, 27% आरक्षण दिया गया। कहीं ना कहीं कोर्ट में पेच फंसा, लेकिन हमारी अल्पकालीन की सरकार रही, कमलनाथ जी की चली गई। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी बने मुख्यमंत्री, कोर्ट में मामले पहुंच गए। उस समय शिवराज सिंह चौहान जी पहल कर लेते, संयुक्त एक बैठक बुला लेते सभी दलों की। अमित जी, तो बहुत इतिहास हो गया। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब जब आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, दे रहा है, दुरुस्त है, हालांकि मोहन भागवत जी ने आज फिर कहा कि संघ कभी भी आरक्षण का विरोधी नहीं है, संविधान सम्मत आरक्षण मिलना चाहिए। पर ठीक है, आपके आरोप मान लेते हैं, चलिए वो क्या कह रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, आप उनके बारे में क्या कह रहे हैं वो भी मान लेते हैं। पर आज तारीफ थी बीजेपी से जब हमने देखा कि डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि सरकार कर रही, उन्होंने हर जगह बोला, बात में भी और संकल्प में भी लिखा है कि हम सब ने ये फैसला किया है, हमारे वकील बैठेंगे, विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ आएंगे। उनकी बात में कहीं क्रेडिट का एक लेश मात्र भी सवाल नहीं था। लेकिन उमंग सिंघार जी जब बात करते हैं तो वो बात ही नारियल फोड़ दिया, हमारी जीत है तो सरकार की हार बताओगे। आप बेवजह इस मामले को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं सर, जब एक सकारात्मक माहौल बन गया? नहीं, बेवजह नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने जो संभावना व्यक्त करी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो गंदी राजनीति उसकी तरफ करी है। मुख्यमंत्री जी की सोच पे उन्होंने प्रहार नहीं करा। उन्होंने ये कहा कि अच्छा करा आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई। लेकिन हम जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सरकारी इवेंट करेगी, उन बच्चों को भ्रमित करने का काम करेगी। पिछड़ा वर्ग पर जो आरक्षण इन्होंने लटका रखा इतने सालों से, अरे साहब 87-13 पे कोर्ट ने पहले ही कहा था कि भाई किसी प्रकार की रोक नहीं है, आप हटा देते क्यों 70,000 बैकलॉग के पद खाली पड़े रहे। ठीक है। बात मंशा और नियत की है और बात भारतीय जनता पार्टी की है। मुख्यमंत्री जी को तो प्रभु गणेश जी ने सद्बुद्धि दी, वो दे रहा है, दुरुस्त है। चलिए आप जाकर सभी लोग एक साथ पक्ष रखे। ठीक है, तो कभी पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर विरोध करा नहीं अभिलाष जी, हमने तो हमेशा ये चाहा
ये पिछड़ा वर्ग की आबादी को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। पटवारी जी से लेकर उमंग सिंगार तक अमित जी, ठीक है ना, दिक्कत तो वही थी कि आप भी चाह रहे थे, बीजेपी भी चाह रही थी, ओबीसी महासभा भी चाह रही थी, फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। चलिए अजय धवले जी आपके पास आता हूं। ये चलिए सर, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, ये पहले कर लेते सर। ये तो ठीक कह रहे हैं अमित जी कि पहले ही बुला लेते यार, हमको एक काय को 2 4 5 साल 6 साल हमारे युवाओं के बर्बाद कर दिए भाई आप लोगों ने। अब इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की थोड़ी है, सर्वदलीय बैठक तो आप ही को बुलानी थी। तो ये बात तो मोहन यादव जी को अगर आप क्रेडिट देंगे तो फिर ये पूर्ववर्ती सरकारें जो हैं उनके ऊपर ये लांछन तो लगेगा कि इन्होंने क्यों नहीं कर लिया ये। जी अभिलाष जी, मैं तो जो आपने कहा कि ये पहले क्यों नहीं, मैं पूरी आपको टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, लेकिन आज का दिन था ये, कम से कम राजनीति का दिन नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने, जो मध्य प्रदेश के पालक भी है, उन्होंने सहृदयता दिखाते हुए, एक बड़ा मन दिखाते हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को, मध्य प्रदेश के एलओपी को, सबको बुला के एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की बात, यह कहीं क्रेडिट लेने वाली राजनीति नहीं थी। यह वर्तमान प्रासंगिक परिप्रेक्ष्य का पर्याय था, क्योंकि 22 सितंबर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे हेयरिंग होने वाली है, टॉप ऑफ द बोर्ड मैटर आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन किस लेवल का रहे, इस पे सभी राजनीतिक दल मिलकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना था। तो आपने जैसे कि कहा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का ना बयान आया, ना हमारा लिखित में वो रिजोल्यूशन भी आप हम सभी के समक्ष है। लेकिन आप कांग्रेस की मंशा देखिए, पॉलिटिसाइज करने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं थी कि मध्य प्रदेश के ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना, ये कांग्रेस भी मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी इस विषय के लिए प्रतिबद्ध थी। 2019 में जब ऑर्डिनेंस लाया था, उस ऑर्डिनेंस को सब्सिक्वेंटली हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ, देन हाईकोर्ट में चैलेंज होने के बाद में उसमें भी 14% के लिए 14% को अपहोल्ड कर दिया गया, 13% को होल्ड कर दिया गया। ये सारी बातें हम सभी के समक्ष, टाइम फ्रेम पूरा है। तो समय काल परिस्थिति अनुसार आज जब आवश्यकता लग रही कि सारी मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह आए, एक विषय पे कंसेंसस बनाए, और उस कंसेंसस के माध्यम से मध्य प्रदेश का जो ओबीसी वर्ग है उसको उसका अधिकार जो है, उस अधिकार के लिए हम प्रयत्न करके इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने दिखाई। मुझे लगता है कांग्रेस का काम था या अन्य राजनीतिक दलों का काम था मुख्यमंत्री जी की उस इच्छा शक्ति के खाते में खड़े होना। रही बात आज की बैठक की, तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस बन गया कि सारे पार्टीज के जो स्टेक होल्डर्स है, उनके लॉयर 10 सितंबर तक के बैठेंगे। उसके बाद में हमारा जो एक सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना है, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन का जो विषय है ये लीगल मैटर में फंस गया था। इंदिरा सोनी के जजमेंट का क्या ट्रिपल ना, ठीक है, वो चीजें तो ठीक है, सब डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन तो धवले साहब, मेरा सवाल यही था कि आपने जो काम किया आज अच्छा किया, इस पर तो अमित चौरसिया जी और तारीफ कर दे रहे हैं, तो फिर मेरा तो सवाल ही नहीं, मैं तो खुद खुश हूं। पर इतना लेट क्यों किया अच्छा काम, बस ये सवाल है। अभिलाष जी, पॉलिटिक्स में, राजनीति में ऐसे बहुत कम दिन आते हैं जहां राजनीतिक दल, जो धूर विरोधी राजनीतिक दल होते हैं, किसी एक विषय पर एक साथ आते हैं। तो मुझे लगता है उसमें भी हमको उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने की जगह उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आज भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, उस उद्देश्य की मुझे लगता है प्रशंसा होनी की आवश्यकता। प्रशंसा तो कर दी सर, लेकिन उस प्रशंसा के साथ जो सवाल था उसे आप अवॉइड कर रहे हैं, पर ठीक है आप कर सकते हैं। डॉक्टर के.एस. तोमर जी, एक चीज होती है मैसेज कन्वे करना, बयान देना, प्रोसीजर करना, विधेयक लाना, प्रस्ताव लाना, बिल्कुल अलग। और ये मैंने आरक्षण के केस से सीखा है अपने 23 साल के पत्रकारिता के करियर में। और एक चीज होती है कोर्ट में दलील देना, कन्विंस करना, तर्क देना, आधार रखना। अब मुझे ये बताइए कि ये जो बाहर आज जो सब कुछ हुआ है, सर्वदलीय बैठक, क्रेडिट डिस्क्रेडिट, हम तैयारी करेंगे, 10 तारीख से पहले सारे वकील एक साथ जाएंगे, इसका कोर्ट में लीगल प्रोसीजर में कोई फर्क पड़ता दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल, पहले तो मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज सभी मुख्य राजनीतिक दल इस मुद्दे पर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जब अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ जब अन्याय होता है, जब उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगता है, इस प्रकार के जब नियम बनाए गए, तब तो कोई भी दल अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ आता हुआ देखा नहीं। और जब उनकी पदोन्नति में आरक्षण के कारण, गलत नियमों के कारण, जब अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी अधिकारी एड़ियां रगड़ते हुए एक ही पद पर, जब जिस पद पर आते हैं उसी पे जब रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, तब तो कोई भी दल सामने नहीं आया। और आज जब ये 50% वाली बात जैसे आ रही है कि जितने आरक्षण, जितनी संख्या है, मतलब इनका 50% किया जाए, निश्चित ही यह सभी पे लागू होना चाहिए। और आगे चल के ये बात निश्चित फंसेगी जब आप ये मान के चलिए कि जब 2 जजों की कोई बेंच कोई एक फैसला दे चुकी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, तो वह जब 2 जजों की बेंच के सामने आया है तो 2 जजों की बेंच उसे चेंज नहीं कर सकती है।
कहीं ना कहीं जब आगे आप जनसंख्या करने जा रहे हैं, जब जनसंख्या की काउंटिंग जो होगी तो उसमें भी आपको ये पता पड़ेगा कि सही फिगर क्या है। आप अभी जो फिगर बताए जा रहे हैं जनसंख्या के, ये सही नहीं है। 2011 के जो केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें उन्होंने 41% के लगभग अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या बताई है। ठीक है। हमारा ये मानना है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको 50% के मान से आरक्षण दिया जाना चाहिए। यदि ओबीसी की संख्या 52% है तो निश्चित ही 26%, और इसी प्रकार से SC ST की जितनी संख्या है उसका 50%, तो ये होना चाहिए। तो दूसरी बात ये कि इसमें क्रीमी लेयर का पालन अवश्य होना चाहिए सभी प्रकार के आरक्षण। ठीक है, आपके चाहने में सर उनको आरक्षण नहीं तोमर जी, आप क्या चाहते हैं वो तो हम जानते हैं। मेरा सवाल ये था कि जब ये लड़ाई, एक मिनट, अब मेरा सवाल, आप प्लीज और सवाल का जवाब दीजिएगा। बोलिए। अच्छा चलिए तोमर जी बोल लीजिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए, एक आरक्षण की बात, जैसे आदिवासियों का आरक्षण होता है, केंद्र सरकार की सर्विसों में आप देखिए पूरा का पूरा जो आरक्षण का लाभ कौन ले जाते हैं? मीणा लोग ले जाते हैं। जितने IAS IPS हैं, IFS हैं। ठीक है तोमर जी, ये दीगर विषय है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर होनी चाहिए नहीं। मैं आज दूसरे सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं। ना आपकी समस्या मैं मानता हूं, आपके जायज सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आज का टॉपिक अलग है सर। आज का टॉपिक ये है, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मामले को आप मेरा सवाल सुनिए तोमर साहब। बहुत सारी बातें करने को, 2-4 दिन कम पड़ जाएंगे, मैं जानता हूं बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए कोर्ट में 200-300 पिटीशन है, इसलिए सालों से अटका है। पर आज का टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब कांग्रेस के वकील, ओबीसी महासभा के वकील, बीजेपी के सरकारी वकील सब एक साथ मिलकर के आएंगे, तो जो ऑब्जेक्शन लगाने वाली पार्टी यानी आप हैं, जो सेकंड पार्टी हैं, क्या वो कोर्ट में विथस्टैंड कर पाएंगे, अपनी बातों को रख पाएंगे? आपको उम्मीद है? बस मेरा सवाल आज का ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है जी। सपाक्ष ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। ये तो बच्चे लोग हैं जो कि लड़ रहे हैं। ठीक, जो भी लड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है उनके पास? हमारा ये सीधा मानना है कि जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या है, 50% होना चाहिए। 9 जजों की बेंच ने भी 50% के लिए। ठीक है, मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी के पास आता हूं। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। कैलकुलेट करिए और 50% पे। ठीक है, मानने से नहीं होता ना सर, मानने के हिसाब से तो सब अलग अलग मांग रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं बन पाएगा। लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, आज का ये जो मैसेज था, एक चीज होती है पॉलिटिक्स में मैसेज कन्वे करना, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया है। और माना जाए कि जैसे हम देखते हैं कि कमलनाथ जी की सरकार को 27% ओबीसी आरक्षण का विधेयक लाने का क्रेडिट मिलता है, या कांग्रेस मांगती है और लेती भी है, क्या आज से बीजेपी को इस मामले में कम से कम एक एज मिलेगा कि नहीं भाई, उन्होंने भी बड़ा दिल दिखाते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई इस मामले में, क्रेडिट की चिंता किए बिना? देखिए अभिलाष जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। मध्य प्रदेश में अराउंड 52, मतलब ओवर द 50% पॉपुलेशन ओबीसी वर्ग की है। एक बड़ा वोट बैंक जिस वर्ग का आता हो, पॉलिटिकल पार्टीज उसको आकर्षित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं। 2019 में जब ये एक्ट बना, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, 27% आरक्षण में भर्तियां भी के लिए विज्ञापन निकले, लेकिन लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाने के कारण उसका लाभ मध्य प्रदेश के युवाओं को ना तो नौकरी में और ना ही संस्थाओं में प्रवेश में मिल पाया, जिसके कारण सरकार भी कुछ समय कांग्रेस की रही, चली गई, शिवराज सिंह जी की बीजेपी की सरकार आई। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण चीज देखी होगी कि ये जो स्टेप डॉक्टर मोहन यादव ने लिया है, ये वाकई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर कहीं ना कहीं वो जो लीगल कॉम्प्लिकेशन है उसको हटाने की तरफ जब सब एक होंगे तो निश्चित रूप से बड़ी ताकत के साथ, आप जानते हैं कि अगर एक उंगलियां हैं वो उतना बेहतर काम नहीं कर सकती, मुट्ठी ज्यादा मजबूती से काम कर सकती है। अगर मध्य प्रदेश की सभी पार्टी ये चाहती हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, अलग अलग सभी राग अलापते हैं, लेकिन अगर वो साथ आ जाएं और जैसे लीगल कॉम्प्लिकेशन फंसे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है जिसकी रोजाना 22 सितंबर से हियरिंग होना है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री ने यह स्टेप लिया है तो ये उनकी लीडरशिप का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप माना जाएगा। और उनकी पार्टी के लिए जो पिछले 3 साल में पार्टी नहीं कर पाई, यानी शिवराज जी के समय में नहीं कर पाई, वो भी उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्होंने ये करके दिखाया। भले ही आज उमंग सिंघार जी की वाणी कुछ और हो, लेकिन यह निश्चित है कि इस मुद्दे पर कोई भी अलग नहीं होगा, क्योंकि जितने भी पार्टीज हैं वो सब पार्टीज के एडवोकेट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट में वो सब एक साथ
इस चीज पर काम करेंगे ठीक तो मुझे लगता कि इस चीज को आज सरकार का जो स्टेप है, यानी मोहन यादव का जो स्टेप है, वो 27% ओबीसी को आरक्षण का रास्ता ठीक है। साफ करने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं अमित जी आपके पास। अब मैं टेक्निकल सवाल करूंगा, प्लीज इसमें सियासत मत लाइएगा क्योंकि ये मामला बहुत ही टेक्निकल है और जाहिर सी बात है उतना ही पॉलिटिक्स भी है, लेकिन हमने पहला पॉलिटिक्स को दे दिया राउंड। सर देखिए, जब कमलनाथ जी विधेयक लेकर के आए तो बीजेपी ने समर्थन किया था, विरोध तो नहीं किया था, जैसे आज आपने सर्वदलीय बैठक में समर्थन किया है। तो आज अगर आप सर्वदलीय बैठक में समर्थन कर रहे हैं और आपको लगता है ये आपका फर्ज था, तो बीजेपी ने भी उस वक्त अपना फर्ज निभाया था, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पर उस वक्त क्रेडिट सारा आप मांगते थे, सत्ता पक्ष को ही मिलता है, आप कहें ना कहें सत्ता पक्ष को मिलता है। अब मेरा सवाल यह है कि सर उस वक्त जब कमलनाथ जी विधेयक लेकर के आए, मामला जैसे ही कोर्ट में फंसा तो बीजेपी ने कहा बिना तैयारी के लाए थे, केवल इन्हें पॉलिटिकली मैसेज देना था लोगों को कि हम लाएं, तैयारी की नहीं थी, अटक गया। अब जो आप लोग सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं, इसमें क्या कानूनी तैयारी है भाई? बेसिस हमारे पास है नहीं, रिपोर्ट का आधार हमारे पास है नहीं, कोर्ट जो मांग रहा है ये केवल एक जनता के बीच में हम मैसेज देने के लिए कर रहे हैं। कोर्ट में इसका क्या फायदा होगा? बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है, आप लोगों के एक साथ आने से कोर्ट में इसका क्या फायदा होगा, यह मैं जानना चाहता हूं। बहुत बढ़िया सवाल करा आपने। और जहां तक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में विधायक लाए, दोनों दल से तैयार थे। अगर कांग्रेस कोर्ट में आरक्षण लागू किए जाने को लेकर लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि वो आरक्षण लागू करने के लिए लड़ रही है, ओबीसी महासभा के जो वकील है वो भी कह रहे हैं आरक्षण लागू करिए। बात यह है, आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी सर्वदलीय बैठक में ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि हमें जो कमलनाथ जी ने जो जातिगत जनगणना 27% आरक्षण की दी, वो 2011 के सेंसेक्स के आधार पर दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी जी की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए पेच फंस गया। लेकिन जहां तक बात था अध्यादेश, अगर अध्यादेश कमजोर होता अभिलाष जी, तो अब तक तो कोर्ट में केस हार चुके होते हम। सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं चल रहा होता, लड़ाई नहीं चल रही होती। यानी कहीं ना कहीं अध्यादेश बहुत मजबूत था, बहुत सोच समझ के कमलनाथ जी ने उस अध्यादेश को विधानसभा में पारित करवाया था। अब बात आ रही है कि सेंसेक्स की। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने, अगर जीतू पटवारी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी स्वीकार कर चुके हैं देश के अंदर जातिगत जनगणना होना चाहिए, वो 2026 से लागू करना चाहते हैं, लेकिन बिहार और तेलंगाना में 6 महीने में कास्ट सर्वे हो चुका है। आप चाहे तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करिए और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखिए कि हम सेंसेक्स के आंकड़े सर्वे करा के आपके सामने आंकड़े समक्ष आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यही तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है, चाहे वो आरक्षण में प्रमोशन की बात हो या जातिगत जनगणना की बात हो। भाई, जातिगत जनगणना के आंकड़े तो मांग रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट। वो ये थोड़ा कह रहा है उन्होंने 27% आरक्षण पे किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई, 87-13 के फार्मूले पे किसी प्रकार की रोक नहीं, उन्होंने कहा आप निरस्त कर दीजिए साहब, हमको कोई आपत्ति नहीं इस पे। बात वहीं आ रही कि आप आंकड़े लाके दे दीजिए। अब हम आज पटवारी जी ने भी यही बात करी सर्वदलीय समिति के अंदर, मुख्यमंत्री जी को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि आपने, चलिए बहुत देर से आए, दुरुस्त आए, आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, अब आप जातिगत जनगणना के लिए कास्ट सर्वे करा लीजिए। भाई, जनगणना जब होगी 27 में जब करा लीजिएगा, अभी तो सर्वे करा लीजिए, जैसे तेलंगाना सरकार ने 6 महीने में करा लिए। ठीक है, हमारे पास आंकड़े तो रहेंगे कोर्ट में रखने के लिए। ठीक बात ये है। ठीक है अजय धवले जी, अब मेरी चिंता वही है। देखिए, अगर आपकी लैंग्वेज में कहूं, बीजेपी की लैंग्वेज में, तो जैसे कमलनाथ जी ने सिर्फ विधेयक पारित कर दिया, वो अटक जाएगा, उन्हें पता था, तो आप लोगों ने भी सर्वदलीय बैठक बुला ली। कोर्ट में इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जो बात कोर्ट से इतने सालों से आप कहते आ रहे हैं वही कहेंगे, कुछ नया तो कहेंगे नहीं। वही बात कांग्रेस भी कह रही थी, वही बात ओबीसी महासभा भी कह रही थी। तो कोर्ट तो सियासी अशासकीय संकल्प या सर्वदलीय संकल्प को नहीं देखेगा ना, वो तो तथ्य देखेगा, आधार देखेगा और आपकी सर्वे देखेगा या जनगणना की रिपोर्ट देखेगा जो वो मांग रहा है। तो फायदा क्या होगा कोर्ट में? सर, लड़ाई तो कोर्ट में फंसी है। जी अभिलाष जी, पहली बात तो मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अमित जी को क्लियर करना चाहता हूं कि जो उनकी मांग है या कांग्रेस की मांग जो कह रहे हैं कि एक सर्वे होना चाहिए, तो हमारे संविधान में, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से संविधान की दुहाई देती है, संविधान की बात करती है, हमारे संविधान में सेंसस करने का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है वो स्टेट के पास नहीं होता, वो यूनियन के पास होता है। तो ये जो आप जिस सर्वे की बात करें कि एक स्टेट कास्ट सर्वे करा लीजिए और उसके अनुरूप रिजर्वेशन के लिए हम अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, हमारा रिप्लाई रहेगा, तो ये बिल्कुल भी विधिक रूप से इसको कहेंगे कि लीगली बैकिंग। अजय धवले जी, माफी चाहूंगा, ऑब्जेक्शन ले लो अजय धवले जी, एक मिनट अजय धवले जी ना, एक मिनट अजय धवले जी, छत्तीसगढ़ राज्य भूपेश बघेल की सरकार जातिगत सर्वे करा करके कोर्ट में ले जा करके 50% से ज्यादा आरक्षण लागू है। चैलेंज है लेकिन लागू है ना। ना एक मिनट, चलिए ना अजय धवले जी, एक मिनट अमित जी आप चैलेंज है, ठीक है अजय धवले जी, अब आपको और जानकारी दे देता हूं। आपने कहा चैलेंज है, मेरी बात सुनिए। हाँ, आप मेरे तथ्यों को चैलेंज करेंगे तो मुझे जवाब देने दीजिए।
चैलेंज है। छत्तीसगढ़ में 50% से ज्यादा की प्रतिशत से नौकरियां दी जा रही हैं और वो नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगी, एक नोट के साथ दी जा रही हैं, लेकिन वहां 50% से ज्यादा आरक्षण लागू है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने बाकायदा इसकी परमिशन ली है कि ठीक है हम नौकरी देते हैं, युवा फंस जाएंगे, अगर आप इसके नेगेटिव रिजल्ट देते हैं तो हम उन नौकरियों पर लिख देते हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आ गया तो इसमें से इतनी % की नौकरियों को आपको वापस करना होगा। युवाओं का ठीक है सर आप दे दीजिए और लड़िए हमारी लड़ाई, वो लड़ रहे हैं, तो सर रास्ते तो निकल आते हैं और जो टेक्निकल ग्राउंड आपने दिया था उसे मैं खारिज करता हूं, माफी के साथ आगे बढ़िए। दूसरा अभिलाष, मैं आप टेक्निकल ग्राउंड को लीगल बैकिंग देता हूं। ठीक है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन हो गया था 2021-22 में, उसके बाद में उसका एक डिटेल रिपोर्ट आ गया था। अब जब हम सुप्रीम कोर्ट में जब हमारी फाइनल हियरिंग लगेगी 22 तारीख से एक डिटेल आर्ग्यूमेंट होगा, ऑफ द वर्ड मैटर है। आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस इसलिए बनाया कि जो स्टेक होल्डर्स अपने लॉयर्स के माध्यम से पिटीशन लड़ रहे हैं, जितने अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, जो छात्र लड़ रहे हैं, उनका क्या स्टैंड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हम ऐसे ही कन्विंस नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। रिजर्वेशन का कैप यदि 50% का सीलिंग पास कर जाता है तो आपके लिए जो ट्रिपल टेस्ट की बात है, एक प्रॉपर आयोग की बात है, रिजर्वेशन के लिए पॉपुलेशन का एक क्राइटेरिया की बात है, वो सारी आनी चाहिए। तो सरकार बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहती। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में 14% को तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मान लिया था कि 14% ठीक है, 13% को हम होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद में रोस्टर चैलेंज हो गया, उसके बाद में एन नंबर ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स आ गए। ये पूरा का पूरा लगभग 70-80 पिटीशन ऑनरेबल हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रैवल कर ली, सारी पिटीशन ट्रांसफर हो गई। ये कहीं ना कहीं जो लीगल टैंगल था, ये भ्रम की स्थिति दूर हो जाए। मध्य प्रदेश में बिना किसी रुकावट के प्रॉपर लीगल बैकिंग के साथ में 27% रिजर्वेशन हमारे ओबीसी वर्ग को मिले, ये हमारी मंशा है। तो मुझे लगता है एकदम व्यवस्थित तरीके से इस विषय को हैंडल कर रहे हैं, उस पर पॉलिटिकल ब्लेमिंग गेम नहीं चलना चाहिए। और मुझे लगता है मीडिया भी हमें इस विषय पर साथ दे। ना साथ हैं, आपके साथ हैं, लेकिन हम जो प्रयासों में थोड़ी सी हमें कमी दिखती है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तोमर साहब, मैं आपके पास आता हूं। तोमर साहब देखिए, मामला भले ही ओबीसी से जुड़ा है, लेकिन आरक्षण का पेच सुलझ जाएगा तो चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण हो या फिर नॉर्मल प्रमोशन हो, उसकी स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यह लड़ाई ठीक ढंग से नहीं लड़ी गई? हमारे सामने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य कोर्ट से जाकर के रिलीफ लेकर आया, हमारे सामने साउथ के कई राज्यों में 55% तो छोड़िए 70-70% तक आरक्षण है। कैसे है? क्यों? क्योंकि वो तैयारी के साथ कोर्ट में जाते हैं, उनके पास आधार होता है, उनके पास जातिगत सर्वे हैं, उनके पास डेटा है। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला हमारी सरकारों की या हमारी लीगल जो गवर्नमेंट लीगल एजेंसीज हैं उनकी निष्क्रियता के चलते बेरोजगारों पर और युवाओं पर भारी पड़ा? कहीं ना कहीं ये तो निश्चित है कि जो सरकारें जो लड़ रही हैं, जब 9 जजों की बेंच का जो फैसला है, इंदिरा साहनी की बेंच का फैसला है, तो उसको 2 जजों की बेंच से आप नहीं पलट सकते हैं जब तक कि 9 जजों से ज़्यादा की बेंच का फैसला नहीं आएगा। ये चेंज नहीं होने वाला है। इसके लिए जब जनसंख्या जब काउंट की जाएगी उसके बाद ही कोई तोमर साहब, चलिए आप एक ही बात पर अटके हुए हैं, लगी आपको भी आपको एक काउंटर सवाल देता हूं। आप जो कह रहे हैं कि 9 जजों की बेंच का फैसला 2 जज नहीं बदल सकते, ये लीगली मैं मानता हूं, टेक्निकल ग्राउंड पर ये होता है, लेकिन उन्हीं 9 जजेस की बेंच ने ये सुविधा दी है अपने फैसले में, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य या दूसरे राज्यों में ज्यादा है कि अगर हमारे पास विशेष परिस्थितियां हैं, इंदिरा साहनी के कोर्ट जजमेंट के उसमें डिटेल है, तो हम उस आधार पर दे सकते हैं। और उसी जजमेंट की उसी विंडो को जरिया बना करके माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में एक्सेप्शन दिया है, वहां पर 50% से ज्यादा है। अगर कोर्ट को कन्विंस कर लिया जाएगा और हमारे डेटा होंगे तो हमको मिल जाएगा, हमें 7 और 9 बेंच तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो माननीय बेंच ने तभी व्यवस्था बना दी थी कि कोई स्पेशल केस आता है तो आप उसे टेकल कीजिए। जो पिछला 2011 की सेंसस की जो पॉपुलेशन जो बताई है वो 41% के लगभग ओबीसी की पॉपुलेशन बताई है। जो 50%, 52%, 54%, 65% जो बताते हैं वो एकदम गलत है। मेरे पास ये डेटा आप चैलेंज कर सकते हैं, ये ठीक है, आपका बात रिपोर्ट है और उसमें हाँ ये डेटा है, इसमें 41% के लगभग जो है ओबीसी की पॉपुलेशन है। और निश्चित ही आगे जो पॉपुलेशन तो काउंट तो होगी, उसमें जाके और दूध का दूध पानी हो जाएगा कि किसकी कितनी जनसंख्या है। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा के आधार पर ही आगे जो है आरक्षण जारी होगा। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, देखिए ऐसा कई मोड़ आए इस लड़ाई में, क्योंकि बहुत नजदीक से देख रहा हूं मैं इसको।
मुझे जब कोई खबर आती तो बड़ा लगता है कि शायद सुलझ गया। फिर मैं जब टेक्निकल लोगों के साथ बैठता हूं तो वो बताते हैं भैया कहां, अभी तो ये लड़ाई यहां जाएगी वहां जाएगी, ये होगा वो होगा। अभी जो जानकारी है, मैं अपने दर्शकों को निराश नहीं करना चाहता, सरकार की कोशिशें बहुत अच्छी हैं, विपक्ष ने साथ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की याचिकाएं क्लब होकर के 22 तारीख से एक साथ सुनवाई शुरू होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास देश की ऐसी बहुत सारी 100 से ज्यादा याचिकाएं हैं और वो सब क्लब होकर के सुनवाई के दायरे में आनी है। वहां से जो मूलभूत सवाल उठेंगे वो एक एक राज्यों से हो सकता है कि उसको लेकर के रिपोर्ट्स मांगी जाए, वो मांगी जाए। तो क्या सत्यप्रकाश जी अभी हम माने कि ठीक है, सियासी तौर पर भले ही हम इकट्ठे हो गए हैं और उम्मीद बंधी है, लेकिन सफलता अभी थोड़ी देर से मिलेगी, अभी लंबी लड़ाई है कोर्ट में? देखिए, अगर स्टेट के सभी पॉलिटिकल लीडर्स साथ ही सरकार का सपोर्ट दोनों साथ लड़ाई को लड़ते हैं तो इसके दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए, पहले तो अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बोला है कि जो 50% का इंदिरा साइनी का कैप है, आपने भी उसको क्लेरिफाई किया है, उस कैप में कई एक्सेप्शन भी दिए हैं। उन एक्सेप्शन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की क्या है, उसका एक सर्वे किया जा सकता है। एक चीज देखिए, 2011 का जो सेंसस था वो सेंसस कास्ट बेस्ड नहीं था। उसका कोई डिक्लेरिफिकेशन, उसको डिक्लेयर नहीं किया गया। भले ही हमारे पूर्व प्रवक्ता ने ये कहा, वक्ता ने कहा कि वो मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का या सेंसस है, 2011 का कास्ट बेस्ड रिलीज ही नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण, 2021 जून में जबलपुर हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में देश में पहली बार किसी सरकार ने हलफनामा दिया था। जब 27% आरक्षण के मामले में चैलेंज किया गया था तो शिवराज जी की सरकार थी, उस समय उसमें एक हलफनामा दिया गया था। उस हलफनामे में जरूर उन्होंने एक सर्वे कराने के बाद, जैसा कि डबले जी ने बताया, कमीशन बनाया ओबीसी का, और उस ओबीसी कमीशन के बाद एक सर्वे हुआ। उस सर्वे का फिर सेंसस का उपयोग किया, सेंसस का खुलापा उसमें कोड किया गया है कि 2011 के सेंसस में तो एक हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये चीज सबमिटेड है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आधार हो सकता है वो आधार, अगर ओबीसी पॉपुलेशन को महत्वपूर्ण तरीके से सरकार या जितने भी एडवोकेट्स हैं, चाहे वो किसी संघ के हों या सरकार के हों या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के हों, अगर वो मजबूती से इसको रख सकते हैं तो इंदिरा साइनी केस के वो एक्सेप्शन है, उसका लाभ इन दो बेंच से मिल सकता है, जितना मैं समझता हूं, और मध्य प्रदेश का ये रास्ता तय भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज का दिन आरक्षण की इस जंग में बहुत बड़े अक्षरों से लिखा जाएगा, ये तय है। सफलता मिलनी भी तय है, कब मिलेगी ये हम बात कर सकते हैं। इंतजार छोटा होगा लंबा होगा इस पर हो सकता है, वो सभी पार्टियों की मंशा, कोर्ट में किस तरह की तैयारी है उस पर डिपेंड करेगा। और कोर्ट में बहुत सारी टेक्निकल चीजें, अगर कोर्ट ने कोई डेटा मांग लिया कि भाई इस कास्ट का ये वाला डेटा ला के दो, तो फिर वहां पर चीजें थोड़ी लंबी खिंच सकती हैं। पर मंशा अगर अच्छी होती है तो नतीजे तक पहुंच ही जाता है इंसान, भटकते भटकते ही सही। बस सवाल यही है कि ये जो सियासी एका है ये नतीजे आने तक बना रहे, क्योंकि हमने देखा है कि सियासत में जो हां होती है उसके पीछे कई बार ना होती है। तो वो कहीं वैसा खेल ना हो जाए कि 2 दिन साथ रहें और फिर अलग अलग सुर अलाप लिए जाएं और कहा जाए कि हम तो अपने वकील अलग से लेकर आएंगे, ये डर बना रहेगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अजय धवले जी, अमित चौरसिया जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर KS तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।